नमस्ते। आज मैं गुरलीन कौर और मैं गौरव कंबोज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के बीएमएस फाइनल ईयर के छात्र आपको एनएससीएल स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने का अवसर दिया। आइए सबसे पहले हम NSEL के बारे में जानते हैं। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड या NSEL अक्टूबर 2008 में एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत रूप से इलेक्ट्रॉनिक डीम्यूचुअलाइज्ड और ट्रांसपोर्ट स्पॉट एक्सचेंज के रूप में शुरू हुआ। NSEL को प्राइस ट्रांसपेरेंसी लाने, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी के लिए आर्बिट्राज के बहुत सारे अवसर लाने के लिए शामिल किया गया था। NSEL एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म था जिसमें 3 संस्थाएं सेलर्स ऑफ कमोडिटी, फॉरवर्ड बायर्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लाना था। जब सेटलमेंट हो जाती थी तब खरीदार डिफरेंस का भुगतान करेगा जो आमतौर पे स्पॉट प्राइस और प्रीमियम का डिफरेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज को बदलने की ओर एक कदम था जिसमें फार्मर्स या सेलर्स एक्सपोर्टर्स या ट्रेडर्स से मिलते थे और इलेक्ट्रॉनिकली आदान प्रदान यानी एक्सचेंज करते थे। NSEL एक तरीके से इंटरमीडिएरी की लागत यानी इनकम को कम करके और बिना कंज्यूमर प्राइस बढ़ाए फार्मर्स के प्रोड्यूस की सही कीमत दिलवाने में मदद करता था। NSEL एक डिलीवरी बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सचेंज था जिसमें एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनता था और दिन के अंत तक उसकी डिलीवरी करनी होती थी। नॉर्मली डिलीवरी की अनुमति 2 से 8 दिनों की होती थी। NSEL फार्मर्स को नेशनल मार्केट में जगह बनाने और अपनी वस्तुओं को अच्छे दाम में बेचने में मदद करता था। आमतौर पर किसान सरकार द्वारा नियंत्रित एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट में अपना प्रोड्यूस बेचा करता था, जहां पे एजेंट्स किसानों से सस्ते दामों में फसल खरीद के ज्यादा दाम में बेचते थे, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। NSEL को उस समय मंडीज या एग्रीकल्चर मार्केट्स का एक फायदेमंद विकल्प की तरह देखा जा रहा था। आइए अब हम देखते हैं NSEL कैसे काम करती है। NSEL एक स्पॉट एक्सचेंज था जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स को रियल अंडरलाइन कमोडिटी की डिलीवरी से सेटल किया जाता था, जिसके कारण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ NSEL को वेयरहाउसिंग और इंस्पेक्शन जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। कमोडिटी के सेलर अपनी कमोडिटी को NSEL के गोदाम यानी वेयरहाउस में डिलीवर करते थे, जहां उनकी क्वालिटी और वजन के बाद वेयरहाउस रिसीट दी जाती थी। इस रिसीट को सेलर्स इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पर पोस्ट करते थे जिससे कि बायर्स इन्हें खरीद सकें। बिड जीतने के बाद बायर्स को वेयरहाउस रिसीट मिलती थी जिसके जरिए वह पास ही के वेयरहाउस से डिलीवरी दे सकते थे। मान लीजिए सेलर ने स्पॉट सेल किया 100 रुपये में। अब NSEL पेड कॉन्ट्रैक्ट देता था, वही सेलर जो 100 रुपये पर सामान बेचता था अब उसे 115 रुपये पर T+25 के लिए खरीदना पड़ता था और एक्सचेंज को इसकी कमीशन मिलती थी। इसी तरीके से बायर को 15% का प्रॉफिट और सेलर्स को 15% का इंटरेस्ट मिल जाता था। पूरे प्रोसेस में असली बेनिफिट पाने वाले ब्रोकर्स थे जो बायर्स और सेलर दोनों से कमीशन लेते थे। आइए अब NSEL स्कैम के बारे में समझते हैं। NSEL स्पॉट एक्सचेंज को 1 डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें सदस्य शॉर्ट सेल्स का सहारा नहीं ले सकते थे और दिन के अंत में डिलीवरी करनी होती थी। हालांकि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने पाया कि एक्सचेंज ने बिना सत्यापित किए अपने प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दी। जुलाई 2013 के अंत में FMC द्वारा की गई जांच में पाया गया कि जिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सचेंज पर कारोबार किया गया था, जिसके लिए निपटान की अवधि 11 दिनों से अधिक थी, वे नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के प्रावधानों मतलब रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे थे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 के तहत स्पॉट कहे जाने वाले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को 11 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, यानी सामान की डिलीवरी और पैसे का ट्रांसफर दोनों 11 दिनों के भीतर होना चाहिए, जिसे
T+11 कहा जाता है। इस प्रकार यह तब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा स्पॉट मार्केट्स को 2007 में एफएमसी रेगुलेशन से बाहर कर दिया गया। यह छूट विशेष रूप से एक दिन की अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स या T+2 के लिए दी गई थी, लेकिन NSCL ने कई कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किए, कुछ T+2 दिनों के थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने स्पॉट लेन देन बना दिया, जिन्हें 25 से 35 दिनों के बाद निपटाया जाना था, जो कि आर्बिट्राज के लिए प्रोवाइड करते थे। इसका मतलब T+2 पर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदा जाता था और T+25 या 35 पर बेचा जाता था, जिससे उन्हें 15% का मुनाफा होता था। हालांकि NSCL को छूट मिली थी, यह केवल T+2 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए था, ना कि T+25 या 35 कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 29 जुलाई तक अनसेटल्ड भुगतान यानी पेआउट्स में शामिल राशि का अनुमान लगभग 5,400 करोड़ रुपए लगाया गया था, जिसके कारण NSCL को ट्रेडिंग और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करने से निलंबित कर दिया गया। शुरुआती जांच में पाया गया कि NSCL द्वारा डीम्यूचुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट का पूरी तरह उल्लंघन हुआ। आगे की जांच से पता चला कि इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स ने पैसा बनाने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया। शुरुआत में कुछ कमोडिटी स्टॉकिस्ट शामिल थे जो इमीडिएट पेमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को वेयरहाउस रसीदें बेचते थे, जिससे उन्हें 12 से 14% का मुनाफा होता था। यह पता चला कि एक्सचेंज के केवल 24 सदस्य मौजूद थे, जिन्हें प्लांटर्स या प्रोसेसर्स या बोरर्स भी कहा जाता था। MK प्रोटीन जैसे प्रोसेसर और ऐसे 23 अन्य सदस्य T+2 कॉन्ट्रैक्ट पर बेचते थे और T+23 कॉन्ट्रैक्ट पर वापस खरीदते थे, जिससे उन्हें भारी रिटर्न मिलता था। असली समस्या तब हुई जब इन्वेस्टर्स ने अंडरलाइंग स्टॉक्स में बिना प्रूफ के प्रवेश किया और अंडरलाइंग स्टॉक के सबूत के बिना कमोडिटीज को बेच दिया और बायबैक अरेंजमेंट्स में प्रवेश किया। जांच से पता चला कि इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स ने पैसा बनाने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया। NSCL स्कैम सामने आने के बाद FTIL के फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन जिग्नेश शाह, जिनका NSCL में 99.9% स्टेक था, उनको सबसे पहले मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने मई 2014 में गिरफ्तार किया और उन्हें 3 महीने में बेल दे दी गई। NSCL स्कैम सामने आने के करीब 7 साल बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच में तेजी लाई। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 17 जनवरी 2021 को NSCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अंजनी सिन्हा को फिक्टिशियस ट्रेडिंग और फॉल्स स्टॉक के लिए गिरफ्तार किया। घोटाला सामने आने से पहले अंजनी सिन्हा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या FTIL, जिसे अब 63 मूव्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रमोटर जिग्नेश शाह को रिपोर्ट कर रहे थे। सितंबर 2021 में मुंबई पुलिस ने इस केस में अपनी 5वीं चार्जशीट फाइल करी, जिसमें फाउंडर जिग्नेश शाह, उनके फैमिली मेंबर और एसोसिएट्स पर ब्रोकर्स को हाई रिटर्न्स का वादा करने का आरोप लगाया गया। NSCL केस में अभी तक 6,150 इन्वेस्टर्स को पूरी अमाउंट वापस कर दी गई है, पर अभी भी करीब 6,445 इन्वेस्टर्स का पैसा वापस नहीं हुआ है।